आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब मैं आपसे अदालत में मुलाकात करूंगा। जब भी कोई व्यक्ति ये लाइन बोलता है तो उसके दिल और दिमाग में ये दृढ़ विश्वास होता है कि वो किसी विवाद को लेकर अदालत में जाएगा तो वहाँ से न्याय मिलेगा। उसे ये लगता है कि संबंधित मामले में वो सही है और उसका सच अदालत के माध्यम से जीतेगा। मगर ये भरोसा, ये उम्मीद, ये दृढ़ विश्वास कई बार टूटता हुआ नजर आता है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट से यानी न्यायपालिका से गहराई से जुड़े हुए लोग ही यानी न्यायपालिका के अभिन्न अंग न्यायपालिका का सच बयां करते हैं। जी हाँ, हम सब ने जजों को रिटायर होते हुए सुना है, मगर शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए सुना गया। और अब इन्होंने इस रिटायरमेंट का जो कारण बताया है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है, साथ ही साथ गंभीर चिंता का विषय भी है। हम बात कर रहे हैं 48 साल तक इस अदालत से उस अदालत में प्रैक्टिस करने वाले और 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के बारे में। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में न्यायपालिका के बारे में, वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, वहां बैठे जज किस तरीके से सत्ता की मदद करते हैं, उनसे लेकर डीवाई चंद्रचूड़ तक के बारे में इन्होंने जो बातें कही वो आप सभी को सुननी चाहिए। वैसे इन्होंने सिर्फ न्यायपालिका की बात ही नहीं की, आपकी बात भी कही है। आपको भी अपराधी बताया गया है। चौंकिए नहीं, आप अपराधी तब हैं जब आप चुप हैं। जज लोया केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 2 जजों ने जो किया उस पर भी गजब की बात दुष्यंत दवे जी कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कई बार अदालत में केस हार कर ताज्जुब करते हैं और कई बार जीतने के बाद भी इन्हें ताज्जुब होता था कि ये केस तो हार जाना चाहिए था, जीत कैसे गए। उस जीत के पीछे का जो कारण है वो आपका दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है। अपने 23 मिनट के इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से लोगों को यहाँ से पंगु बना दिया गया है। शुरुआती दिनों में हाईकोर्ट के चपरासी के साथ रूम शेयर करके सैकड़ों लोगों का मुकदमा मुफ्त में लड़के अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान और उसके पीछे का एक कारण बेहद दुखद है। इंटरव्यू का सार एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही बात करेंगे एक गुजरात मॉडल की जहां भूत शौचालय बनता है। जी हाँ, आपने भूत बंगला सुना होगा, भूतों की हवेली, भूतों का पेड़ सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि सरकार भूतों के लिए शौचालय भी बनवाती है, वो भी करोड़ों रुपए में। सुनकर चौंकिए मत, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अमृत काल का आनंद लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री में होते हैं, इसलिए अब यहीं निपटा लीजिए। पिछले दिनों किसी ने कमेंट किया था कि रोज रोज काहे याद दिलाते हैं कि फ्री में होता है, तो सुनिए, इसलिए याद दिलाता हूं कि 15 लाख फ्री पाने के चक्कर में हम लोगों ने पूरा देश एक नॉन बायोलॉजिकल के हाथों में सौंप दिया और बदले में मिला क्या। हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि अब तक न जाने कितने 15 लाख आपने भर दिए। मजाक लग रहा हो तो 11.5 साल का खाली तेल का हिसाब कर लीजिए। खाने वाला, लगाने वाला और गाड़ी चलाने वाला, इन तेलों पर आपने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया है, जोड़ लीजिए। 15 लाख के पार नहीं चला गया तो बताइएगा, हम आपको विश्वगुरु की उपाधि दे देंगे। एक बात और बता दें, वैसे बताना क्या है, आपको मालूम ही है। हम इस तरह के मुद्दों पर खुल के चर्चा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि किसी सेठ या नेता के घर से टेम्पो भर के कुछ नहीं आता है, और जहां जाता है वहां देख लीजिए किन मुद्दों पर बात होती है और किस तरीके से आपको टोपी पहनाई जाती है। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। आप चाहें तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर हमारा ये दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, इसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपके लिए स्पेशल बकैती एक्सप्रेस चलती है। आइए अब जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे जी ने भारत की न्यायपालिका को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल बीबीसी के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर आपने रिटायरमेंट की घोषणा क्यों की। अमूमन इतने सीनियर वकील उम्र के साथ काम थोड़ा कम कर देते हैं या फिर अन्य रास्ता अपनाते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट सेवानिवृत्ति का ऐलान कर दिया। इस पर दुष्यंत दवे जो जवाब देते हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जीवन को समय देना चाहता हूँ, जीवन से बड़ा प्रेम है, परिवार के साथ और अधिक समय व्यतीत करना चाहता था, संगीत में रुचि रखता हूँ तो उस तरफ भी अपने आप को ले जाने के लिए ये फैसला लिया है। अब ये तो उनका निजी मामला है, लेकिन दूसरा कारण जो उन्होंने बताया है वो हम सब के लिए खतरनाक है। इनका कहना है कि मैंने 48 साल प्रैक्टिस किया, मगर पिछले 25-30 सालों में न्यायपालिका में हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। 1978 में जब मैं इस प्रोफेशन में आया था उस समय जज स्वतंत्र हुआ करते थे, उच्च गुणवत्ता वाले जज हुआ करते थे, हाई क्लास के जज थे, उनके भीतर इंटीग्रिटी थी। लेकिन आज की तारीख में बहुत कम ऐसे जज बचे हैं जो राजनीतिक दबाव में नहीं आते, जो आर्थिक दबाव के सामने झुकते नहीं या फिर किसी विचारधारा के दबाव में नहीं आते। इन्हीं चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि अब ऐसे वातावरण में काम करना ठीक नहीं है। 48 साल के बाद इन चीज़ों को देखने में आनंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। पूछा गया कि जज लोग तो कहते हैं कि कोई प्रेशर नहीं है, पहले भी इसी तरह काम होता था, अब भी हो रहा है। इनमें से कुछ तो ये भी कहते हैं कि पहले भी दबाव था, अभी भी दबाव है। तो क्या आपने इस तरह का कोई सबूत देखा है जिससे प्रेशर बढ़ा
बढ़ा हुआ नजर आए। तो दुष्यंत दवे कहते हैं कि पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पहले सभी चीफ जस्टिसों पर दबाव था। ये क्यों था मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि सबने ऐसा जुडिशियल अप्रोच रखा कि सरकार हर मामले में जीत गई। पिछले 10-11 साल में ज्यादातर जजों ने, खासकर चीफ जस्टिसों ने ऐसा अप्रोच रखा था कि बार बार सरकार की जीत सुनिश्चित होती रही। इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि इंदिरा जी के समय में न्यायपालिका को काफी कमजोर कर दिया गया था। आज की तारीख में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के लोग इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो ये दिखाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते कि आज जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं और हम उनको अपना काम करने देंगे। अब जज तो कहेंगे ही कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि न्यायपालिका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है, जो कि देश के लिए बहुत ही दुखद है। इनसे सवाल किया गया कि जज कहते हैं कि सरकार के पक्ष में अगर हम फैसला दे दें तो कहा जाता है कि निष्पक्ष नहीं है, मगर ऐसा नहीं है ना कि हर फैसला हम सरकार के खिलाफ देते जाएं। इस पैमाने पर किसी जज को जज करना ठीक नहीं रहे। यानी अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई जज सरकार के खिलाफ जितने भी मामले आ रहे हैं उनमें सरकार के खिलाफ ही फैसला दे तभी वो निष्पक्ष होगा, ये बात कैसे कही जा सकती है। इस सवाल के जवाब में दुष्यंत दवे कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो राय हो ही नहीं सकती, यानी आप उन्हें दो तरफ से नहीं देख सकते। जैसे कि जज लोया की मौत का केस, वो बहुत ही सेंसिटिव मामला था। सरकार ने कह दिया कि ये हार्ट अटैक से मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मैंने ही बहस किया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ थे। मैंने उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया था कि आप एक स्वतंत्र जांच ऑर्डर कर दीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई ठीक से नहीं की। यहां तक कि सरकार से एक एफिडेविट तक नहीं मांगा गया और एक कमिश्नर इंटेलिजेंस को बोल के रिपोर्ट मंगवाया और इस रिपोर्ट के आधार पर ही बोल दिया कि नहीं, इसमें अब आगे कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह मामला आधुनिक दौर के इतिहास की सबसे खराब और दुखद घटना थी। दिल्ली दंगों को लेकर उन्होंने कहा कि 5-5 साल से लड़की जेलों में बंद है, सुनवाई तक नहीं हो रही, स्थगन पर स्थगन होता है। भीमा कोरेगांव मामले में कैसा हालत बना दिया। आगे की बातों को और ध्यान से सुनिएगा, स्थिति कल्पनाओं से भी ज्यादा गंभीर है। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि हर मामले में गड़बड़ी हो रही है, कुछ मामलों में अच्छा काम भी हो रहा है, मगर वो मामले कौन से हैं इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि राम और श्याम एक दूसरे के खिलाफ अदालत में गए हैं तो यहाँ पर अच्छा फैसला मिलेगा या फिर मिलता है, लेकिन यही राम और श्याम अगर सरकार के खिलाफ किसी मामले में कोर्ट जाते हैं तब बात बदल जाती है। यानी जहाँ सरकार की गर्दन फंसती है वहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं और आम आदमी का सबसे बड़ा मसला सरकारों के साथ ही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर देश की सरकार यानी केंद्र सरकार का मामला हो। तो जब भी मामला सरकार का आता है तो इनकी इंडिपेंडेंसी नहीं दिखती है। बीबीसी की तरफ से सवाल किया गया कि इतने कम लोग यानी सीनियर वकीलों में से बहुत कम लोग इस बारे में क्यों बात करते हैं, सबको बात करनी चाहिए। तो दुष्यंत दवे कहते हैं कि आज पूरे समाज में मोरल स्ट्रेंथ की कमी हो गई है, यानी लोगों के भीतर नैतिक शक्ति नहीं रह गई है। जबकि इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों ने अहम भूमिका निभाई। हजारों की संख्या में वकील थे। पंडित नेहरू 11 साल जेल में रहे, सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी, इन सब ने त्याग किया, मगर आज कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। सब सोचते हैं कि मैं बोलूंगा तो मेरे खिलाफ विपत्ति आ जाएगी। अब याद करिए, पिछले कितने समय से मैं लगातार देश के वकीलों को याद दिलाता हूं कि इस पेशे ने भारत की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान दिया है। आप भी कुछ करिए। आगे दुष्यंत दवे कहते हैं कि आज लोगों के भीतर तार्किक क्षमता, सवाल करने की क्षमता और नैतिक साहस नहीं रह गया है। ये सब कुछ छीन लिया गया है। लोग सोचते हैं कि दूसरा का जेल में जा रहा है तो मुझसे क्या, मुझे क्या पड़ी है। और ध्यान रहे, चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है समाज के लिए। यानी अगर आप उत्पीड़न देखकर खामोश हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। दुष्यंत दवे कहते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से कभी परेशान नहीं किया गया, क्योंकि वो व्यक्तिगत किसी पर हमले नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते। हाँ, अदालत के फैसलों को लेकर आलोचना करते हैं। कॉलेजियम के अपॉइंटमेंट को भी उन्होंने गलत बताया। कहा कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे जज बनाए गए हैं अब तक जो कि जज बनने के लायक नहीं थे, जबकि हजारों काबिल वकील थे, उन्हें बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। मैं इस बात के लिए अपने आप को लकी समझता हूं कि मुझे सरकार ने कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ नहीं बोला। सवाल किया गया कि जब आप खुलकर सरकार की आलोचना करते हैं या न्यायपालिका की आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं, तो क्या इससे आपकी लीगल प्रैक्टिस प्रभावित हुई? तो दुष्यंत दवे का जवाब था कि जब आप त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। लीगल प्रैक्टिस क्या है? पैसा कमाना। अगर पैसा ही सब कुछ है तो आप देश और संविधान के लिए खड़े मत होइए। मैंने 250 रुपये में प्रैक्टिस शुरू किया था। अपना पहला घर हाईकोर्ट के चपरासी के साथ शेयर किया था। 100 रुपये मैं देता था और 100 रुपये वो चपरासी। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 20 साल तक गुजरात में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाला प्रोफेशनल रहा हूँ।
500 से 700 केसेस मुफ्त में लड़े। दिल से कैपिटलिस्ट हूँ, एक्शन से सामाजिक हूँ। अगले सवाल और जवाब को और भी ध्यान से सुनिएगा। उनसे कहा गया कि जो नए वकील हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि अब तो दुष्यंत दवे जी बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत ऊंचा नाम हो चुका है, तो वो आलोचना कर सकते हैं। जब हम भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, उतना बड़ा नाम और काम हो जाएगा, तो हम भी न्यायपालिका की आलोचना करेंगे। इस पर इनका जवाब था कि मेरा टेम्परामेंट जब पैसा पास में नहीं था तब भी ऐसा ही था। बहुत सारे जजों के सामने मैंने लड़ना बंद कर दिया उनकी बदतमीजी को देखकर। यानी 48 साल तक न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा रहे दुष्यंत दवे का कहना है कि भारत में ऐसे कई जज थे और उनमें चीफ जस्टिस तक शामिल हैं। इनकी बदतमीजी को देखकर मैंने उनके सामने केस लड़ना बंद कर दिया। नए लोगों के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो करप्शन में पार्टी यानी हिस्सेदार नहीं हो सकते। जज करप्ट तभी हो सकते हैं जब वकील करप्ट होगा, क्योंकि जज बाहर जाके लिटिगेंट से नहीं मिलता है, वकील के माध्यम से ही सब करवाता है। इनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी न्यायपालिका में करप्शन को देखा है, तो जवाब था कि बहुत बार देखा, सुना, लेकिन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक न्यायपालिका के भीतर करप्शन आ गया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। न्यायपालिका में करप्शन के कई रूप हैं, कभी आर्थिक तौर पर भ्रष्टाचार, कभी बौद्धिक तौर पर भ्रष्टाचार, कभी लोभ के कारण भ्रष्टाचार, तो कभी फैमिली को बेनिफिट दिलवाने के नाम पर भ्रष्टाचार। और ये सब हायर जुडिशरी में मैंने देखा है, यानी बड़े लेवल पर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों जजों को देखा है। मेरे अपने कई केसेस में ताज्जुब हुआ कि मैं हार कैसे गया, और कई ऐसे केसेस में ताज्जुब हुआ कि जीत कैसे गया। यहाँ तो हार जाना चाहिए था, क्योंकि क्लाइंट क्या कर रहा है, यानी क्लाइंट हमें केस देने के बाद जज के साथ सेटिंग कर रहा है, कोई लेन देन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें उस बारे में पता नहीं चलता। ब्रीफिंग लॉयर क्या कर रहा है वो भी पता नहीं चलता। सीनियर एडवोकेट्स का न तो क्लाइंट से न तो जज से कांटेक्ट होता है। कई जज बहुत ईमानदार भी हैं, लेकिन करप्शन से बहुत बड़ा गंभीर दाग लग जाता है जिसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। कई बार क्लाइंट की तरफ से कुछ गड़बड़ी मिली, यानी जज के साथ सेटिंग करने की कुछ बातें सामने आई, तो मैंने उस मामले को लड़ने से ही मना कर दिया। सीनियर एडवोकेट रहे दुष्यंत दवे कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को मिटा देना चाहिए और ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो अच्छे जजों को चुन सके। इनसे पूछा गया कि पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में क्या ख्याल है, तो इन्होंने कहा कि मुझे उन पर पहले से ही संदेह था, यानी क्वेश्चन मार्क था इनको लेकर, लेकिन चीफ जस्टिस की पोस्ट ऐसी होती है कि उनसे उम्मीद बंध गई। मैंने उन्हें बाकायदा बधाई देते हुए पत्र भी लिखा और कहा कि ऐसे कदम उठाइए जिससे अदालतों में इम्प्रूवमेंट हो, लोगों को अच्छे से न्याय मिले, बिना पैसे खर्च किए न्याय मिले। ये सब कुछ मैंने उम्मीद के कारण किया। चंद्रचूड़ सक्षम इंसान थे, हाईली एजुकेटेड थे, बार में मेरे मित्र भी थे, हमने साथ में मुकदमे लड़े, लेकिन उनका कार्यकाल चीफ जस्टिस के रूप में पूरी तरह से सवालों के घेरे में था। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो संस्था के लिए अच्छा नहीं था, यानी न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं था। और तभी दुष्यंत दवे उदाहरण देते हैं कि रिटायरमेंट के 8.5 महीने तक आज भी पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी कार्यशैली का। जबकि मेरे अपने पिता ने जिस दिन रिटायरमेंट हुई उसी दिन सरकारी बंगला छोड़ दिया था। बीबीसी ने सवाल किया कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी अडॉप्टेड बेटियों के लिए दूसरी जगह व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि क्या पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट की तारीख मालूम नहीं थी। एक किराएदार जब कमरा खाली नहीं करता है तो चीफ जस्टिस के रूप में आप भाषण देते हैं, और जब आपने इतना दिन बीतने के बाद भी 4 महीने के लिए अलग दूसरा सरकारी मकान ले लिया, ये बहुत ही दुखद है। इतने बड़े पद पर पहुंचकर आप इतने छोटे नहीं बन सकते। डीवाई चंद्रचूड़ के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो कि कानूनी रूप से गलत थे, न्यायिक दृष्टिकोण से गलत थे और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी गलत थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत पहले राज्यसभा और हाईकोर्ट का जज बनने का ऑफर दिया गया था, मगर मना कर दिया, शायद मैं फिट न बैठता। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इन्हें सरकार की तरफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कभी परेशान नहीं किया गया। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के नाले में कभी डुबकी नहीं लगाई होगी। भाजपाई वॉशिंग मशीन में धुलाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर सोचिए, जिस न्यायपालिका को लेकर देश इतनी सारी उम्मीदें रखता है, उस न्यायपालिका में क्या कुछ चल रहा है। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए न्याय बेच रहे हैं, अन्याय बेच रहे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल आप उनसे उम्मीद करें न करें, लेकिन डबल इंजन से उम्मीद कभी तोड़िएगा मत, क्योंकि कभी भी आपको अमृतकाल का आनंद मिल सकता है। अरे भाई, जब भूतों को मिल सकता है तो आप तो जिंदा हैं, तभी ना मोबाइल देख रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो इस खबर को देखिए। 2 करोड़ के भूत शौचालय बनाए गए गुजरात में, क्योंकि ये शौचालय कहाँ बने किसी को पता नहीं है। शौचालय न हुआ मिस्टर इंडिया हो गया। सूरत की खबर है कि हाल ही में 7.3 करोड़ नरेगा घोटाले के बाद एक और रैकेट भरूच जिले में पकड़ा गया है, और इस बार 2 करोड़ का खेला नजर आता है। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर प्रवीण मोदी ने आरटीआई के जवाब से पता लगाया कि खेला बहुत बड़े के स्तर पर हुआ है। जानते हैं हुआ कैसे है? जिनकी नई नई शादी हुई थी उन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए दस्तावेज जमा किए। अंकलेश्वर
बालेश्वर म्यूनिसिपैलिटी में और उन दस्तावेजों को यूज करके शौचालय के लिए फंड का घोटाला कर दिया गया। 5 एजेंसियां और सरकारी कर्मचारी इस मामले में सम्मिलित बताए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार ये टॉयलेट साल 2014-15 के दौरान बनाए गए थे, यानी जैसे अमृतकाल लागू हुआ तुरंत खेला हो गया। और जिन लोगों के नाम पर बड़े बड़े बंगले हैं, यानी जो सपने में भी सरकारी शौचालय की सहायता नहीं लेंगे, उनके नाम पर भी शौचालय अलॉट हो गया, यानी शौचालय ले लिया गया। और जब रिटायर्ड मास्टर साहब उन लोगों के घर पहुंचे पता लगाने की क्या उन्हें सरकारी शौचालय मिला है, तो वो लोग खुद ही शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। कई परिवारों की कहानी इस रिपोर्ट में बताई गई है। एक ने बताया कि साल 2011 में उनकी शादी हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड वगैरह जमा किया था, लेकिन बंगले में रहने वाले इन लोगों के साथ घोटाला हो गया। इनके नाम पर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के सहारे शौचालय बनवाने का पैसा ले लिया गया। यानी आप डॉक्यूमेंट देते हैं किसी और काम के लिए, वो डॉक्यूमेंट कहीं भी यूज हो जा रहा है। इस खबर में इस तरह के कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जहां लोग अपने आप को ठगा हुआ तो महसूस कर ही रहे हैं, साथ में शर्म भी महसूस कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पास इतना बड़का बड़का बंगला है और हम सरकार से शौचालय का पैसा ले रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अमृतकाल चल रहा है। यहाँ जिसके पास शौचालय नहीं होता है उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए तो पूरा मैदान खुला है, कहीं भी जा सकता है, निपट सकता है। बहरहाल मैदान सबके लिए खुला है, जो जहां से चाहे जितना चाहे लूट सकता है। लूट सकते हैं तो लूटिए, ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।